देश में विपदा का दौर है, लेकिन चारों तरफ न जाने क्यों ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिससे देश बड़ी त्रासदी को आमंत्रित कर रहा है और लगातार वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कोरोना संकट के दौर में भारत ने कौन सी बड़ी गलतियां कर दी जिसके चलते देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले आने लगे। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत ने विपदा के इस दौर में भी राजनीति का मंच नहीं छोड़ा, जिसके चलते रैलियों जनसभाओं के जरिए कोरोना ने देश को झकझोर कर रख दिया। अब अगर क्रिकेट की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट के प्रेम में रंगे हैं। कोरोना के इस दौर में भी क्रिकेट के बुखार का पारा कम नहीं हो सका है। नतीजा ये रहा कि लोगों को खेल के जरिए कोरोना के खेला का भी सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश भर की अदालतें सरकारों से बेहद नाराज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई न होने से कोरोना मरीजों की जान जाना अपराध है। ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। आमतौर पर हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की जांच करने के लिए नहीं कहते, लेकिन इस मामले से जुड़े वकील भी इस तरह की खबरों का जिक्र कर रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि राज्य के बाकी जिलों में भी हालात वही हैं, इसलिए हमें सरकार को तुरंत कदम उठाने के आदेश देना जरूरी लगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाई कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डालकर बैठे रह सकते हैं, हम नहीं। इसके बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई करने के आदेश का पालन न करने पर क्यों न आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। दिल्ली में दौड़ती हुई गाड़ियां, इन गाड़ियों की पिछली सीट पर बैठा हुआ मरीज और मरीज के नाकों में लगी हुई ऑक्सीजन, यही वो परिस्थिति है जो दिल्ली के कमोबेश 10 में से 2 से 3 गाड़ियों का नज़ारा है। दिल्ली की सड़कों पर लॉकडाउन की परिस्थितियों में आपको बस 2 ही तरह के लोग दिखाई देंगे। पहले वो जिनके हाथों में सिलेंडर है, दूसरे वो जो किसी भी हाल में मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले जाना चाहते हैं। दुकानों की बात की जाए तो मेडिकल स्टोर्स पर ही आपको सबसे ज़्यादा भीड़ नजर आएगी। दवाई कहीं मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन की व्यवस्था कहीं है नहीं, वैक्सीन के लिए भी लोगों को अभी जूझना पड़ रहा है। अब ठीक 1 साल पीछे चलते हैं। अब जरा ये बताइए कि क्या इस देश की सरकारें मुसलमानों को देश के द्वितीय दर्जे का नागरिक समझती हैं? इस देश की सरकारें क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव करती हैं? इस देश का मीडिया मुसलमानों के लिए नफरत और पूर्वाग्रह के भाव से भरा हुआ है। सवाल इसलिए कि एक ही तरह की घटना में 2 तरह का सलूक कैसे हो सकता है। जब पिछले साल लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के मरकज में तबलीगी जमात के लोग फंस जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमों की झड़ी लग जाती है। दर्जनों मुसलमानों की गिरफ्तारी हो जाती है। विदेश से घूमने आए सैलानियों तक को जेलों में डाल दिया जाता है। टीवी चैनलों पर ऐसा चीत्कार मनता है कि पूछिए मत। तमाम न्यूज चैनलों में होड़ लग जाती है कि कौन मुसलमानों को कितना भला बुरा कह सकता है, देशद्रोही की संज्ञा दे सकता है। वार्निंग देने के बावजूद भी वहाँ पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है ना? पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी। पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है। और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे। लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर, हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे यहाँ से
और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2500 में से एक रह रहे हैं, 1500 में भेज चुके हैं और अभी भेज रहे मैं हैं। ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1000 से 1000 हैं। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का है, कोई पुरानी का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील में क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, हम बात करेंगे। ये आप इस तरह की बातें मत कैसे करो यार, आपके पास एसडीएम का भी नंबर नहीं है। एसीपी आप साहब, मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपकी आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं, इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं। अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को जो आपके लोग आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात को, तुरंत प्रभाव से इसको कर लीजिए। और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेज से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, आप अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मैंने कहा मैंने सुन ली। कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की हो रही है। इस बात पे मेरे को 1 सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया, एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। और इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और इसमें किसी तरह से आप वो मत समझिएगा। मैं आज हिंदू और मुसलमान को लेकर सरकारों और मीडिया के दोहरे चरित्र को लेकर बात करना चाहता हूँ। मेरे कुछ साथी खफा हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दूंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हरिद्वार में कुंभ का मेला क्या कोरोना का मरकज नहीं बन गया? उत्तराखंड की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि ऐसे तो बर्बाद हो जाओगे उत्तराखंड वालों, ऐसे तो बर्बाद हो जाओगे, खेला हो जाओगे, नहान के चक्कर में शमशान न जाना पड़ जाए। खुद स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली से चिट्ठी लिखी कि संभलिए, क्योंकि कुंभ में 10 से 20 श्रद्धालुओं में रोज कोरोना का संक्रमण निकल रहा है और इतने ही स्थानीय लोग भी संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, मतलब औसतन 20 से 40। स्वास्थ्य सचिव ने बयान जारी करके कहा है कि आप रोज 5000 RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं, इतने से कुछ होने वाला नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन नए वाले जो दिल्ली से लड़कियों की फटी वाली जीन्स के विशेषज्ञ बनाकर भेजे गए, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है। डर से बड़ी चीज आस्था, विश्वास और श्रद्धा है। हम आलतू फालतू जांच के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। भरोसा रखो, राम जी करेंगे बेड़ा पार। बाबा लोगों के सामने कोरोना की क्या मजाल, संत के सामने वैज्ञानिक क्या होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिस तरह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे तो हालात विस्फोटक हो जाएंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। मंत्रालय ने खास तौर पर लिखा है कि पवित्र शाही स्नान में जो भीड़ उमड़ेगी, उसमें शहर को कोरोना के मरकज में बदलने का भारी अंदेशा है। इस पर ध्यान न देना बड़ी विपदा को बुलावा है। कमाल की बात तो ये है कि इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी कोई चेतने को तैयार नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मुस्लिमों के कोरोना में कांटे लगे थे और हिंदुओं के कोरोना से फूल बरसने वाले हैं। तीरथ सिंह रावत ने सीएम बनने के बाद पहला काम यही किया था, कुंभ के जमात पर फूल बरसाने का। जिस खबर पर सबको चिंता होनी चाहिए थी, उस पर सब मिलकर कहकहे लगा रहे हैं, क्योंकि मरकज में बंटता प्रसाद भी देशद्रोह का कोरोना है और कुंभ से फैलता कोरोना भी राष्ट्रवाद का प्रसाद है। प्रभु की लीला है, इसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। ये हालात तब थे
जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में पांव पसारना शुरू कर दिया था। सितंबर 2020 से लगातार घटते मामले 1 मार्च से पहली बार बढ़ने शुरू हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। आज देश को इस हाल में छोड़ने के लिए कौन कितना भागीदार है, ये आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि सत्ता के लोभ में राजनेता हर वो बात करेंगे जिससे एक बड़े समुदाय को बरगला कर लुभाया जा सके और सत्ता पर काबिज हो जाया जा सके। ऐसे में देश की जनता को जिम्मेदार बनकर आगे आना होगा और जनादेश उसे देना होगा जो भेदभाव की नहीं, देश हित पर काम करता हो। देश हित की हर बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।